HP टोटल हॉर्स पावर थी, फिर फ्रैक्शन हॉर्स पावर क्या थी जो घर्षण से नष्ट होगी। अब बाकी क्या बच गई BHP, ब्रेक हॉर्स पावर है। जो एक्चुअल हॉर्स पावर, जो वास्तविक हॉर्स पावर जो हम यूज करते हैं वो क्या है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर कैसे निकालेंगे? अगर IHP में से FHP निकाल देंगे तो क्या बच गई ब्रेक हॉर्स पावर। समझ गए? तो ये हो गया हमारा ब्रेक हॉर्स पावर। अब इसके बाद हो गया इंजन टॉर्क। इंजन कैपेसिटी, इंजन कितना टॉर्क पैदा करता है, इंजन की कितनी पावर पैदा करता है, वो इंजन टॉर्क है। जो इंजन का घूर्णन बल, जो रिवॉल्विंग है, रोटेशन है, जो घूमने की शक्ति है, जो घूमने की पावर है, वो क्या है इंजन टॉर्क है। इंजन की पूरी पावर कहाँ रहती है, कहाँ आ जाएगी अपनी क्रैंकशाफ्ट में। क्रैंकशाफ्ट से किसको स्टोर कौन रखता है, इसको फ्लाई। ठीक है, तो ये इंजन की टॉर्क पावर है। सड़क की फिर ये पावर, यही टॉर्क कहां तक पहुंचता है, गाड़ी कैसे चलती है, जब ये पावर हमारे पहियों तक पहुंच जाती है, पहियों तक ट्रांसमिशन के द्वारा पहुंचेगी। ट्रांसमिशन जो अपना इंजन के क्रैंकशाफ्ट में थे, क्रैंकशाफ्ट के बाद क्या थी अपनी फ्लाई व्हील के बाद अपनी क्लच असेंबली रहती है। क्लच का काम इंजन की पावर को जोड़ना में तोड़ना है। फिर अपना गियरबॉक्स क्या है, स्पीड का अनुपात, गति के अनुपात से जो गाड़ी चलाते हैं, हमें किस स्पीड में गाड़ी चलानी है वो गियरबॉक्स मदद करता है। गाड़ी को रिवर्स करनी है, रिवर्स भी करना है, गियरबॉक्स मदद करता है। गियरबॉक्स क्या है, गियरों का बक्सा होता है, 3 शाफ्ट रहती है, इनमें गियर रहते हैं। इस गियरबॉक्स तक की पावर, फिर पीछे पावर, प्रोपेलर शाफ्ट एक साइड गियरबॉक्स में रहेगा, एक साइड डिफरेंशियल में रहेगा। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट हल्की खोखली और मजबूत शाफ्ट है जो इंजन की पावर को डिफरेंशियल मतलब फाइनल ड्राइव या रियर एक्सल तक भेजती है। डिफरेंशियल में हाँ यूनिवर्सल ज्वाइंट लगे रहते हैं। यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या है? यूनिवर्सल ज्वाइंट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट इन एन एंगल। यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग किन्हीं दो शाफ्टों को किसी कोण में जोड़ने के काम आता है ताकि ड्राइव को ट्रांसफर किया जा सके, आगे भेजा जा सके। यूनिवर्सल ज्वाइंट रहते हैं। इसके बाद ये हमारी फाइनल ड्राइव में जाएगा। फाइनल ड्राइव मतलब डिफरेंशियल या रियर एक्सल जो पीछे जो रखा है, ठीक है, वो डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल में क्या है, 3 शाफ्ट पे होते हैं और 3 गियर रहते हैं। 3 गियर याद रखो, एक क्राउन गियर, सन गियर और स्टार गियर। डिफरेंशियल का क्या काम है? स्पीड रिडक्शन एट 90 डिग्री, स्पीड को कम करता है। व्हाइल टर्निंग, जब गाड़ी टर्न लेती है तब किस पे 90 डिग्री तक कम कर सकता है। इसका क्या काम है? जब गाड़ी को हम टर्न करते हैं तो बाहर वाला पहिया अंदर वाले पहिए की अपेक्षा ज्यादा तेज गति से घूमता है जब हम टर्न लेते हैं। तो ये क्या काम करता है? डिफरेंशियल से किस चीज में आ जाएगा? रियर एक्सल से व्हील में, पहियों में आ जाएगा। तो ड्राइव कहां तक पहुंच गई? पहियों तक पहुंच गई और हमारी गाड़ी चलेगी। तो ये इंजन टॉर्क, TDC की फुल फॉर्म का पता चल गया, BDC की फुल फॉर्म का पता चल गया, इंजन टॉर्क का पता चल गया। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 9th का क्वेश्चन था। विस्कोसिटी, रेट ऑफ चेंज तरल पदार्थ के बहने की दर को विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी किस चीज में आएगा? लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है? लुब्रिकेशन घर्षण को कम करता है। To avoid friction, tear and wear, we use lubrication oil. घर्षण को रोकने के लिए, टूट फूट रोकने के लिए, पार्टों को चिकना करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल का प्रयोग करते हैं। इंजन लुब्रिकेशन का, इंजन ऑयल कहां डलेगा? इंजन में डलेगा। इंजन से कहां जाएगा? सब में आ जाएगा। पार्टों को चिकना करता है, घर्षण को रोकता है। अगर घर्षण में ज्यादा घर्षण होगी क्या होगा? पार्ट घिस जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इस लेवल में हम क्या पढ़ेंगे लुब्रिकेशन में? इंजन के अतिरिक्त या इंजन के इंजन के किन किन भागों को लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, या लुब्रिकेशन ऑयल इंजन के किन किन भागों को? दो शाफ्ट थी, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन। अच्छा, फिर क्रैंकशाफ्ट, मेन बीयरिंग। क्रैंकशाफ्ट किस चीज पे सपोर्टेड रहती है? मेन बीयरिंग। उन बीयरिंगों को जरूरत होती है, क्रैंकशाफ्ट को जरूरत होती है, पिस्टन को जरूरत होती है, फिर कैमशाफ्ट बीयरिंग को जरूरत होती है, पिस्टन दीवारों को जरूरत होती है, गजन बीयरिंग को जरूरत होती है, इसमें पिस्टन में जो रिंग है, पिस्टन रिंग को जरूरत होती है। इंजन के सभी भागों को, और टाइमिंग गियर रहते हैं, टाइमिंग गियरों को भी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है।
जो गति अपने गति के अनुसार ये लुब्रिकेशन ऊपर जो अपना रोकर असेंबली है ये है, इन सबको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। मतलब जो भी पार्ट, मूविंग पार्ट, सबको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। ये तो होगी इंजन। और इंजन के अतिरिक्त किन किन भागों को लुब्रिकेशन की जरूरत होती है? इंजन के अतिरिक्त और लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ लगता है? गियरबॉक्स, डिफरेंशियल, इंजन एक्सल। इंजन के अतिरिक्त पूछा है जितने व्हील हैं, व्हील के चला हुए व्हील के साथ साथ मिलाते हैं, जितने घूमने वाले पार्ट हैं, चलने खाने वाले पार्ट हैं, सब में लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। एक हो गया, सिर्फ सुनते रहो, आज रिवीजन है, हम स्पीड में बता रहे हैं, क्यों समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ, अब क्या था, एक अच्छे लुब्रिकेशन में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे लुब्रिकेशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक तो इसकी विस्कोसिटी, बहने की दर। अगर ज्यादा गाढ़ा होगा तो कम, ज्यादा पतला होगा तो जल्दी बह जाएगा, बीच वाला होना चाहिए। तो मीडियम, इसको विस्कोसिटी इसकी सही होनी चाहिए। फिजिकल स्टेबिलिटी, फिजिकल का मतलब भौतिक स्थिरता। फिजिकल, कोई चीज जो जहां रखी है, जो जैसी है वो वैसी ही होनी चाहिए, इसकी फिजिकल स्टेबिलिटी सही होनी चाहिए। फिर होता है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल केमिस्ट्री पढ़ी है ना, केमिस्ट्री, रसायन मतलब इसका जैसा रंग है, जैसे गुण है, जैसी गंध है, वो सब सही होने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इसके गुण में सबसे पहले क्या है? विस्कोसिटी, नंबर 2 फिजिकल स्टेबिलिटी, नंबर 3 केमिकल स्टेबिलिटी, नंबर 4 एंटी कोरोजन। इसके यूज से जंग नहीं लगना चाहिए, जंग निरोधक। जंग समझते हो? कोरोजन जो है आगे पानी और हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा तो जंग लग जाता है। एंटी कोरोजन, ठीक है, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, इस कोरोजन नहीं लगना चाहिए। और इसमें एंटी सीलिंग इफेक्ट, एंटी कोरोजन, कुशनिंग इफेक्ट, क्लीनिंग इफेक्ट, ये है कुशनिंग इफेक्ट, क्लीनिंग इफेक्ट, सीलिंग इफेक्ट, एंटी कोरोजन, ये सब लुब्रिकेशन ऑयल में गुण होने चाहिए। और एक होता है फ्लैश पॉइंट और प्योर पॉइंट। हाँ, फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, जिस कम से कम तापमान पर हम लुब्रिकेशन ऑयल को इंजन में डालते हैं वो पोर पॉइंट है। जब इंजन गर्म हो जाता है, उसमें कुछ चमक आ जाती है, वो फ्लैश पॉइंट है। और कोई जलता हुआ कागज का टुकड़ा अगर लुब्रिकेशन ऑयल के ऊपर से गुजरते हो, आग पकड़ दे, तो वो क्या है? वो फायर पॉइंट है। अब आगे लुब्रिकेशन के प्रकार। हमने पिछले लेवल में पढ़ाया था, लुब्रिकेशन 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, अर्ध सॉलिड और लिक्विड, मतलब ठोस, अर्ध ठोस और तरल। ये 3 ही पढ़ाया था। 3 तो है ही, इसके अलावा सॉलिड लुब्रिकेंट में क्या आ जाएगा? उदाहरण ग्रेफाइट। और लिक्विड में जो अपना ये कैस्ट्रोल वगैरह जो रखा है, जो तरल पदार्थ जो इंजन में डालते हैं, जो तरल होता है, काला तेल जिसको बोलते हैं, बुबलेन जिसको बोलते हैं, कैस्ट्रोल जिसको बोलते हैं, वो क्या है? लिक्विड। और फिर था सेमी लिक्विड, मतलब अर्धठोस। अर्धठोस में कौन से आ जाएंगे? जो ग्रीस है ना, ग्रीस है, घी है, साबुन है, ये सब क्या है? अर्धठोस। अर्धठोस मतलब ना तो तरल और ना ठोस। तो ये 3 प्रकार का ये हो गया। इसके अलावा व्यवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, अवस्था मतलब वो जिस स्थिति में अवस्था के आधार पर थे, ये अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ये था अवस्था के आधार पर। फिर उत्पत्ति के आधार, हाँ, मतलब इसका ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति एक तो प्राकृतिक, जो नेचुरल, जो जैसे के जैसे मिलता है, प्राकृतिक जैसे खनिज तेल, वनस्पति तेल, ये क्या है? प्राकृतिक। और सिंथेटिक, फिर सिंथेटिक जिसमें कुछ मिलावट हो जाते हैं, हम बनाते हैं, वो सिंथेटिक आ जाएंगे। विस्कोसिटी के आधार पर क्या है? मोनो और मल्टी। मोनो का मतलब सिंगल, ये कैस्ट्रोल वगैरह ये क्या है? मोनो है। HD10, HD20, HD9 ये मोनो है। अगर मोनो मतलब मल्टी का मतलब ज्यादा, एक से मल्टी ग्रेड तेल, जैसे SAE20W40, SAE20W30, SAE15W40,
अगर ऐसे ही